कभी सोचा है कि सिर्फ एक आइडिया, एक विचार कैसे पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा बदल सकता है? आज हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, एक ऐसी शक्तिशाली ताकत जिसने यूरोप को साम्राज्यों के दौर से निकालकर आधुनिक देशों के युग में पहुंचा दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद है क्या, फिर हम जानेंगे कि वो कौन से क्रांतिकारी विचार थे जिन्होंने इसे जन्म दिया, औद्योगिक क्रांति ने इसमें कैसे एक अहम भूमिका निभाई, लोगों की अपनी आवाज कैसे बुलंद हुई, और फिर इन सब ने मिलकर कैसे एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत की। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये आखिर है क्या। लेकिन राष्ट्रवाद पर बात करने से भी पहले एक और बुनियादी सवाल, ये राष्ट्र या नेशन होता क्या है आखिर? ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पहचान और अपनेपन की एक भावना है। तो देखिए, राष्ट्रवाद असल में एक विश्वास है, एक बहुत ही मजबूत विश्वास। ये कहता है कि जिन लोगों की भाषा, कल्चर या इतिहास एक जैसा हो, उन्हें साथ मिलकर अपना एक आजाद देश बनाना चाहिए। ये एक हम की भावना है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, उन्हें एक सामूहिक पहचान देती है। अब सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल आइडिया आया कहां से? इसकी चिंगारी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति से निकली, और वो जगह थी फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा सबने सुना होगा, पर ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये समझिए कि एक राजनीतिक भूकंप था जिसने यूरोप की सदियों पुरानी बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। ये विचार सीधे सीधे एक राष्ट्र के आइडिया को जन्म दे रहे थे। स्वतंत्रता मतलब राजाओं और साम्राज्यों की मनमानी से आजादी। समानता मतलब अब कोई प्रजा नहीं, सब देश के बराबर के नागरिक हैं। और बंधुत्व यानी भाईचारा, जिसने लोगों को एक परिवार की तरह एक मजबूत बंधन में जोड़ दिया। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ बड़े बड़े विचारों की नहीं थी। उसी वक्त यूरोप में एक और बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति, जिसने एक बिल्कुल नया समाज बनाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोच नहीं बदल रही थी, बल्कि लोगों के जीने का, उनके काम करने का मतलब पूरा का पूरा तरीका ही बदल रहा था। हुआ ये कि औद्योगिकरण की वजह से फैक्ट्रियों में बहुत सारी नौकरियां निकली, तो लोग अपने गांव छोड़ के बड़े बड़े शहरों में आने लगे। और जब ये लोग शहरों में एक साथ रहे, एक जैसे हालात में काम किया, तो उनकी पुरानी छोटी छोटी पहचानें टूटने लगी और एक नई बड़ी साझा पहचान बनी। तो अब सोचिए, एक तरफ नए नए क्रांतिकारी विचार थे और दूसरी तरफ समाज पूरी तरह से बदल रहा था। इन दोनों के बीच से लोगों में एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा पैदा हुई, और वो थी खुद पर शासन करने की इच्छा। इसी को कहते हैं आत्मनिर्णय या सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब हमारा हक कि हम अपनी सरकार खुद चुने, बिना किसी बाहरी दबाव के। और यही इच्छा राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मकसद बन गई। सुनने में कितना सरल लगता है ना, हम पर हमारा राज हो। लेकिन यह आइडिया इतना ताकतवर था कि इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे दी और यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल डाला। तो अब ये सारी चीजें, राजनीतिक विचार, आर्थिक बदलाव और सामाजिक इच्छा, जब एक साथ आकर मिली, तो उन्होंने एकीकरण के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। वो दौर जिसने छोटे छोटे राज्यों को बड़े बड़े देशों में बदल दिया। फर्क को समझिए, पहले क्या था, साम्राज्य या राजा का शासन होता था और लोगों की सारी वफादारी राजा के लिए होती थी। अब नया आइडिया क्या था कि शासन लोगों का होगा और वफादारी देश के लिए होगी। लोग अब राजा की प्रजा नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिक थे। तो अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखें, तो राष्ट्रवाद के उदय की एक रेसिपी सी बनती है। राजनीतिक कारक थे स्वतंत्रता और समानता के विचार, आर्थिक कारक था औद्योगिकरण से बना नया समाज, और इन सबको जोड़ने वाला सामाजिक कारक था आत्मनिर्णय की जबरदस्त इच्छा। बस इन्हीं ताकतों ने मिलकर लोगों को एक होने के लिए प्रेरित किया, और इसी से उन आधुनिक यूरोपीय देशों का जन्म हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। इटली का एकीकरण, जर्मनी का बनना, ये सब इसी आंदोलन का नतीजा था। इस ताकत ने यूरोप का नक्शा तो बदल दिया, पर जरा सोचिए, क्या आज भी ये हमारी दुनिया को नहीं बदल रही है? राष्ट्रवाद की ये भावना आज भी सरहदों, राजनीति और हमारी पहचान को कैसे तय करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। कभी आपने महसूस किया है
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उन चीजों में निकल जाता है जो या तो बीत चुकी हैं या अभी हुई ही नहीं है। हम अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं, अपने ही दिल को सजा देते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता। लेकिन सच तो यह है, पछतावा सिर्फ हमें अंदर से कमजोर करता है, वो समय को पीछे नहीं ले जाता। और दूसरी तरफ हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि आज की खुशी भी खो देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये अगर ही हमें जीने नहीं देते। जरा सोचिए, अतीत एक बंद किताब है, भविष्य एक अनलिखी कहानी, और वर्तमान वो पल है जो अभी हमारे हाथ में है। फिर भी हम वही पल सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चा सुख ना तो बीते हुए कल में छुपा है, ना आने वाले कल में। वो छुपा है इस एक पल में, अभी इसी वक्त में। जब आप बिना किसी बोझ के हंसते हैं, जब आप बिना किसी डर के जीते हैं, जब आप छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेते हैं, वही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सिर्फ मंजिल मायने रखती है। ये एक सफर है जहां हर कदम, हर पल खुद में खास है। तो आज थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूं, या बस अतीत और भविष्य के बीच कहीं खो गया हूं? क्योंकि जब आप वर्तमान को जीना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे मायने में जीना शुरू करते हैं। याद रखिए, पछतावा आपको पीछे ले जाता है, चिंता आपको आगे खींचती है, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है।